पीयूष चावला और उस पार्टी के बीच में मेल मिलाप का सिलसिला अभी चालू था। ललित मोदी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जो उनके शरीर पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा था। पार्टी को अपने करीब आता हुआ देखकर पीयूष तुरंत ही ललित मोदी की तरफ बढ़ा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुरंत ही ललित मोदी ने पीयूष से हाथ मिलाते हुए कहा, मेयर साहब माफ करना, मुंबई में काफी ट्रैफिक था और मुंबई से बाहर निकलने में थोड़ा समय लग गया। आपको इंतजार करवाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला और हमारे छोटे से टाउन में आए, वही हमारे लिए काफी है। आपके यहाँ आने से मेरा नाम और भी ज्यादा निखर गया। ये बोलते हुए पीयूष का ध्यान पुनीत मोदी की तरफ गया, जो ललित मोदी के ठीक पीछे खड़ा था। ये जरूर मोदी खानदान के चिराग होंगे। क्या बात है, बाप शेर तो बेटा बब्बर शेर। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ललित मोदी खिलखिलाते हुए हंस पड़े थे। साकीनाका टाउन के मेयर साहब बहुत ही काइंड है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरे बेटे का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देंगे। ये बोलते हुए ललित मोदी अपने बेटे से पूरी तरह से सैटिस्फाइड नजर आ रहे थे। भले ही उनका बेटा काफी खर्चीला था और दूसरे लड़कों की तरह हैंडसम नहीं था, लेकिन ललित मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने बेटे के कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने अलीबाग गांव में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था, जिससे ये बिजनेस उनका बेटा अकेला संभाल सके। मोदी साहब, मैं भी आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट से करवाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि उस इंसान से मिलकर आपको काफी अच्छा लगेगा। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ललित मोदी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ओह, यहाँ पर और भी कोई गेस्ट मौजूद है, लेकिन वो है कहाँ? तुरंत ही ललित मोदी ने पीयूष से पूछा। वो ऊपर कमरे में है, चलिए ऊपर चलकर आगे की बात करते हैं। ये बोलते हुए पीयूष ने मोदी परिवार को ऊपर का रास्ता दिखाया और सभी लोग ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। मनी मन पीयूष चावला बहुत ही खुश था, क्योंकि 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं था। अगर बिडिंग में कोई हार भी गया तो भी पीयूष को फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि पीयूष अच्छे से जानता था कि दोनों को 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर दोनों को ही अलीबाग चाहिए तो दोनों बिडिंग आगे बढ़ाएंगे। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही पीयूष का फायदा था। ऊपर पहुंचते ही पीयूष ने कमरे का दरवाजा खोला और बोला, यंग मैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये है ललित। इससे पहले कि पीयूष अपना सेंटेंस पूरा करता, उसने देखा कि कमरा खाली था। विराज और जितिन का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में भला वो ललित मोदी का इंट्रोडक्शन कैसे देता? क्या हो गया मेयर साहब, वो गेस्ट कहाँ हैं जिनसे आप मुझे मिलवाना चाहते थे? क्यूरियस होते हुए ललित मोदी ने पीयूष से पूछा। शायद समय की कमी के कारण वो चले गए होंगे। ये बोलते हुए पीयूष के चेहरे पर ऑकवर्डनेस साफ साफ झलक रही थी, और सिर्फ ऑकवर्डनेस ही नहीं बल्कि अंदर ही अंदर पीयूष पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गया था। पीयूष ने प्लान किया था कि वो दोनों पार्टी को आमने सामने बैठाएगा और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, लेकिन अब पीयूष को अपना खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी हम जो बात करने वाले थे उससे उन गेस्ट का कोई लेना देना नहीं था। खैर, डिनर करने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, मुस्कुराते हुए ललित मोदी ने कहा। लेकिन जब ललित मोदी ने देखा कि पीयूष चावला के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही है, तो तुरंत ही उन्होंने पीयूष से कहा, मेयर साहब, क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है? मोदी साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। हमारे बीच में जो डील हुई थी उसके मुताबिक आज आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, लेकिन अब थोड़े चेंजेस हो गए हैं। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ललित मोदी स्टन रह गए थे। चेंजेस? कैसे चेंजेस? तुरंत ही ललित मोदी ने पीयूष से पूछा। कल मैंने एक ऑक्शन रखा है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर अब ऑक्शन खत्म होने के बाद ही साइन होगा। पीयूष चावला के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर
ललित मोदी खिलखिलाते हुए हंसने लगे और बोले, ओह तो ये बात है, कोई बात नहीं, बिडिंग तो बस एक फॉर्मेलिटी है। मुझे यकीन है कि कोई भी 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और इतनी बड़ी प्राइस चुकाने के लिए दिल नहीं जिगर चाहिए होता है, जिगर। आज नहीं तो कल कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे ही साइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ललित मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ पुनीत मोदी ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेयर साहब, जितना मुझे पता है 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साकीनाका टाउनशिप के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे डैड ने कुछ सोच समझ कर ही पैसे लगाने का सोचा होगा, और इस डील से आपका भी तो फायदा हो रहा है, तो फिर आप इतना हेजिटेटेड क्यों नजर आ रहे हो? ललित मोदी के कंपैरिजन पुनीत मोदी की टोन में एरोगेंस साफ साफ समझ आ रहा था। उसके हिसाब से वो लोग सिर्फ पीयूष चावला का फायदा करवाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। पीयूष चावला इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और अप्रिशिएट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। पुनीत साहब एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, मुझे रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। क्योंकि आज ऑक्शन खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए कल दोपहर को इसी होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में ऑक्शन रखा जाएगा। अगर सब कुछ अच्छे से गया तो फिर मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ललित मोदी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मानना पड़ेगा मेयर साहब, बड़े कॉशियस इंसान हैं। ये बोलते हुए ललित मोदी के चेहरे पर डिस्प्लेजर साफ दिखाई दे रहा था। वो ये नहीं जानते थे कि पीयूष चावला के मन में क्या चल रहा है। पहले उन्हें ऑक्शन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अचानक से उनके ख्याल बदलने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ललित मोदी को क्या हो गया था। क्या ये सब उस गेस्ट की वजह से हो रहा था जिसके बारे में पीयूष चावला ने ललित मोदी को बताया था? क्या ललित मोदी को खतरा दिखाई देने लगा था? बिजनेस के मामले में ललित मोदी किसी से पीछे नहीं थे। काफी सालों का तजुर्बा लेकर वो आज इस मुकाम पर खड़े थे। भले ही उन्हें अंदाजा था कि कल ऑक्शन में वो गेस्ट भी बोली लगाएगा, लेकिन उन्हें ये भी यकीन था कि उस अलीबाग गांव में कोई इतना पैसा नहीं निकालेगा जितना पैसा वो निकालने के लिए तैयार थे और फिर निकालने वाले थे। लेकिन एक सवाल अभी भी उठ रहा था कि आखिर ललित मोदी अलीबाग गांव के पीछे क्यों पड़े थे। चलो, विराज का तो समझ में आता है कि विराज का बचपन अलीबाग गांव से जुड़ा हुआ था और इसी वजह से विराज अलीबाग गांव के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन ललित मोदी का तो अलीबाग गांव से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर क्या वजह थी कि ललित मोदी को भी उस जमीन में इंटरेस्ट था? तो बात यह है कि उन्हें इस टेरेन या फिर उस जमीन से कोई लेना देना नहीं था। जो भी लेना देना था वो उस चीज से था जो जमीन के अंदर उन्होंने डिस्कवर की थी। लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ ललित मोदी ही जानते थे। यहाँ तक कि पुनीत मोदी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। चलो, अब ललित मोदी और पीयूष चावला के बारे में बातें नहीं करते हैं। बात करते हैं उन दो फ्रंट डेस्क वाली लड़कियों की जो शाम से ही पुनीत मोदी को देखने के लिए बेताब थी। जब उन्होंने पुनीत मोदी को देखा तो क्या क्या हुआ। जब पुनीत मोदी और उनका परिवार फ्रंट डेस्क से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़े, तब चंचल और वो छोटे बाल वाली लड़की की आंखें पुनीत पर ही अटकी हुई थी। भले ही पुनीत काफी मोटा था, लेकिन जिस ब्रांड का उसने सूट, बूट, चश्मा और घड़ी पहनी हुई थी, उसे देखकर उन दोनों लड़कियों को उसकी मोटाई नजर ही नहीं आ रही थी। वाओ, ये कितना हैंडसम है! कम से कम उस लड़के से तो हैंडसम ही है जो पहले आया था। उस छोटे बाल वाली लड़की की बात सुनकर तुरंत ही चंचल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें उसे देखने की जरूरत नहीं है। उसे मेरा मेकअप पसंद आएगा, मेरी ड्रेस पसंद आएगी, मेरा फिगर पसंद आएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए तो वो लड़का ही बेटर था जो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया। वैसे तो उस छोटे बाल वाली लड़की को चंचल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए उसने चंचल का मजाक बनाते हुए कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके पूरे होने की ख्वाहिश रखना कितने दुख की बात है कि उस लड़के की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है।
येलो ड्रेस में वो लड़की काफी सुंदर लग रही है। चंचल, तेरे पास कोई मौका नहीं है यार। कोई बात नहीं, भले ही मेरे पास कोई चांस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुझसे काफी बेटर हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड भले ही इतना हैंडसम नहीं है, लेकिन वो गांव के सरपंच का बेटा है, पैसे वाला है। अगले महीने मेरी उससे शादी भी हो जाएगी। लेकिन तेरा क्या? तेरे पास क्या है? ये बोलते हुए चंचल के चेहरे पर नफरत के हाव भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बात अभी खत्म नहीं हुई थी। चंचल ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, सच कह रही हूँ, मुझे तो लगता है कि तेरे लिए वो लड़का ज्यादा बेटर है। पकड़ ले उसे, वरना पता नहीं कहीं वो भी तेरे हाथ से ना निकल जाए। अपनी बकवास बातें अपने मुंह में ही रख। फालतू का मेरा उस लड़के से कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ छोटे बाल वाली लड़की अपने आप को डिफेंड करने में लगी हुई थी कि तभी दूसरी तरफ लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से विराज और जितिन बाहर निकले। जैसे ही चंचल का ध्यान विराज और जितिन पर गया, वैसे ही चंचल ने अपना हाथ उस छोटे बाल वाली लड़की के कंधे पर रखा और बोली, तेरे करण अर्जुन आ गए। चंचल की बात सुनकर जैसे ही उस छोटे बाल वाली लड़की का ध्यान विराज पर गया, वैसे ही उसके कदम विराज की तरफ बढ़ने लगे थे और तुरंत ही उसने विराज का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाते हुए बोली, इडियट, अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से बचकर कैसे भागते हो। उस छोटे बाल वाली लड़की का ये बिहेवियर देखकर तुरंत ही विराज ने अपना हाथ उस लड़की से छुड़ाया और बोला, हे, ये क्या कर रही हो? तुम्हें इतना चिपकने की क्या जरूरत है? दूर जाओ और दूर से बात करो, इडियट। एक तरीके से विराज ने उस छोटे बाल वाली लड़की की इंसल्ट कर डाली थी, लेकिन अभी उस लड़की के दिमाग में सिर्फ 10,000 रुपया दौड़ रहा था। मुझे मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ये बोलते हुए उस लड़की ने फिर से विराज का हाथ पकड़ लिया था। हे, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। तुम ये मत समझना कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने मुझे 3 गिनने तक नहीं छोड़ा तो मुझे। इससे पहले कि विराज अपनी पूरी बात खत्म कर पाता, अचानक से उसे अपने पीछे से किसी लड़की के खांसने की आवाज आने लगी। जैसे ही विराज ने पीछे देखा, उसके सामने येलो ड्रेस में मोनिका खड़ी थी। मोनिका पूरा इंटरेस्ट दिखाते हुए विराज और उस छोटे बाल वाली लड़की को ही देख रही थी। तुम दोनों कंटिन्यू करो, मेरी चिंता मत करो। ये बोलते हुए मोनिका नजारे का आनंद लेने लगी थी। हे ब्यूटीफुल लेडी, ये लड़का मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसे जाने देना चाहिए? तुरंत ही उस छोटे बाल वाली लड़की ने मोनिका को सब कुछ बताना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मोनिका बहुत अमीर है और पुनीत मोदी की गर्लफ्रेंड है। इसीलिए उसे लगा कि मोनिका अगर बीच में आएगी तो इस मैटर में थोड़ा वजन पड़ेगा। उस छोटे बाल वाली लड़की की बात सुनकर मोनिका जोर से हंसते हुए विराज की ओर देखकर बोली, ओह गॉड विराज, कैसे दिन आ गए तुम्हारे। अब तुमने लड़कियों से पैसे लेना भी शुरू कर दिया। यकीन नहीं होता कि तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। तुमने तो लॉटरी जीती थी ना, उसका क्या हुआ? इतनी जल्दी लॉटरी के पैसे उड़ा दिए? ऐसा लग रहा है जैसे नया नया अमीर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचा पाया। ओह, अब तो तुम नए नए अमीर भी नहीं रहे और ना ही अब तुम्हारे पास कोई पावर है मेरे जैसी। ये बोलते हुए मोनिका ने विराज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। मोनिका की बात सुनकर उस छोटे बाल वाली लड़की का कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? आखिर विराज मोनिका की बात पर कैसा रिएक्शन देगा? क्या विराज चुप रहेगा और कल होने वाले ऑक्शन में करिश्मा करेगा, या फिर विराज मोनिका पर हमला कर देगा? क्या होगा जब कल मोनिका ऑक्शन में विराज को देखेगी? क्या मोनिका विराज की जिंदगी में वापस आने की कोशिश करेगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।